हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला टॉपिक भी डिस्कस कर लिया और कॉमन रूट्स वाला टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी। हो सकता है कई लोगों को साइन में या फिर कई लोगों को मतलब कॉमन रूट्स में आपको कैलकुलेशन, वो तो मैं भी नहीं बचा सकता, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वहां करनी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा आप उसमें ऑप्शंस नहीं ले सकते हो। लेकिन जो बाकी हमने आपको चीजें बताई हैं वो आपको होप की समझ आ रही होंगी। फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें तो एक आसान सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें आप अगर कहें कि एक स्ट्रीमलाइन टाइप का थोड़ा प्रोसेस्ड मेथड फॉलो होगा, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर ही हम हर बार फॉलो कर रहे होंगे और उससे हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज हम मतलब लिख पाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज लिखते टाइम पे हम तीन टाइप की सिचुएशंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तीन चार टाइप की आप कह लीजिए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका, सबसे पहला पार्ट एक तरीके से कहिए कि हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जबकि x कैसा है, x बिलोंग्स टू r दिया गया है। पहले तो मैं रेंज का मतलब भी आपको फिर से समझा देता हूं, ऑल्दो हमने फंक्शन वाले टॉपिक में इसको कवर किया है कि रेंज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, उतना ही काम अभी आपको है रेंज का। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता था कि जब हम यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास कुछ y की वैल्यूज आएंगी, उन y की वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। यही था, x की हमने कुछ वैल्यूज रखी तो उनकी हेल्प से क्या हुआ, कुछ y की वैल्यूज बनी। इन y की वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है, सेट ऑफ मतलब एक तरीके से कहो कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, सारे पॉसिबल y का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो रेंज में क्या होगा, आपके लिए ग्राफ तो हमने पहले ही बना दिया था, तो जब हमने ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है तो आपको ये चीज और भी समझ में आनी चाहिए कि ग्राफ पे जो मिनिमम y की वैल्यू है और ग्राफ पे जो मैक्सिमम y की वैल्यू है, यही हमारे पास रेंज के लिए अगर हम कहें तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा होगा। ग्राफ अगर हम बना सकते हैं तो ग्राफिकली हमें दिख जाएगा ना कि मिनिमम वैल्यू वहां पे y की क्या पॉसिबल हो रही है ग्राफ पे और मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो रही है ग्राफ पे। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आप आसानी से रेंज लिख सकते हो। तो रेंज का बेसिक मतलब अभी क्या है हमारा, बेसिकली हम स्टार्टिंग के मेथड्स कहें, स्टार्टिंग के एक दो पार्ट्स की बात अगर मैं करूं तो वहां ग्राफिकली ही हम डायरेक्टली देखने वाले हैं कि ग्राफ हमारा कौन कौन से पॉइंट्स को कवर अप करता है। जो पॉइंट्स ग्राफ पे, जैसे आपको मान लीजिए कहा जाए कि मेरा ग्राफ है, मैं क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा, किसी अदर कर्व की भी बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये इतना ग्राफ है मेरा। ठीक है, ना तो इसके आगे है ना तो इसके पीछे है, बस इतना ही ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं मैं इस तरीके से, मान लो। ठीक है, ऐसा मेरे पास कोई ग्राफ है। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा रेंज के लिए, मैं खोजूंगा कि भाई इस ग्राफ ने कौन कौन सी y की वैल्यूज कवर की। ठीक है, तो अब आपको मान लीजिए पता चलता है कि ये वैल्यू जो थी वो सपोज मान लो 1 को टेंड कर रही थी, 1 के ऑलमोस्ट बराबर, 1 के क्लोज जा रही थी, या आप कह लो 1 भी हटा देता हूं मैं थोड़ा आपकी इजीनेस के लिए। अभी मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये धीरे धीरे जो है x एक्सिस को अप्रोच कर रही थी, तो जब ये x एक्सिस को अप्रोच करेगी तो ये वैल्यू किसको जा रही है, इनफैक्ट अगर हम कहें x एक्सिस को अप्रोच कर रही है तो यहाँ पे तो आपका ओरिजिन है, धीरे धीरे ये ग्राफ किधर की ओर जा रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो y की अगर हम कहें मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या पॉसिबल हो रही है, कह सकता हूं मैं जीरो को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि y जीरो हो जा रहा है, नहीं, y जीरो के काफी क्लोज पहुंच रहा है, ये तो कह सकते हैं। तो अगर y जीरो के काफी क्लोज पहुंच रहा है तो फिर ये हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो से जस्ट बड़ी। अब जीरो से जस्ट बड़ी चीज आप कहोगे अनडिफाइंड होती है, लेकिन ये थोड़ा लिमिट के कंसेप्ट पे हम अभी बात कर रहे हैं कि जीरो के जस्ट बहुत क्लोज आएंगे हम। ठीक है, और अगर हमसे कहा जाए कि भाई यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है y की जो कि एक्चुअली बन पाई है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम देख लेंगे कि यहाँ पे मान लिया मैंने कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी, तो हमने बोल दिया कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में सबसे छोटी वैल्यू y की क्या दिख रही है, 0, जो कि इंक्लूडेड खुद नहीं है, और 5 की बात करें तो 5 तो इंक्लूडेड दिख रहा है, तो ये हमारे पास रेंज हो जाएगा। तो आपको बेसिक मतलब समझ में आया कि ग्राफिकली रेंज का मतलब क्या होता है। ग्राफिकली हम जो y की मिनिमम वैल्यू लेते हैं और जो ग्राफिकली y की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं तो y की मिनिमम से लेकर के y की मैक्सिमम तक के सारी वैल्यूज यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, रेंज का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि y मिनिमम से y मैक्सिमम,
ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, खास करके अभी मैं जब क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में तो हम रेंज को वैसे भी बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हमने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक के लिए कम से कम बात करें तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या सोचना है, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और इसके बीच के जो सारे y आएंगे वो ओवरऑल क्या होंगे, रेंज हमारी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक का डिस्कशन। तो मैंने क्या बोला था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके लिए बात की जा रही है। मतलब x की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, हमारे पास y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी उनका सेट बताना है। x बिलोंग्स टू r का मतलब यही हुआ, x यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है x, और उसके करेस्पॉन्डिंग क्या y आएगा वही हमारा रेंज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। अगर मैं कहूं कि इसका ग्राफ कैसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है, तो ग्राफ तो हमारा इस तरीके का होता है। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, अपवर्ड पैराबोला टाइप्स। ठीक है, और अगर ग्राफ हमारा निगेटिव है तो a हमारा निगेटिव है तो ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, अब आप बताओ खुद कि अच्छा इस टर्निंग पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, यही होते हैं। यहां पे भी ये वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, यही ओके है ना। अब आप ये देख करके बताओ यहां से पहले ग्राफ से कि यहां पे y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हुई। ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या दिख रही है आपको, ग्राफिकली आपको y की मिनिमम वैल्यू, भाई ऐसा ही कुछ होगा ना, मैंने y एक्सिस x एक्सिस बनाई नहीं है क्योंकि उसका काम नहीं है, लेकिन y का अगर हम देखें y एक्सिस ऐसी ही कुछ होगी, मैं कम से कम y एक्सिस चलो बना देता हूं। ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, y की मिनिमम वैल्यू यही होगी ना, इस पॉइंट पे। ठीक है, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, माइनस डी बाई फोर ए आ रही है। तो वर्टेक्स इस बार क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, वर्टेक्स हमारा मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और क्या है वो वैल्यू, माइनस डी बाई फोर है। हम y की वैल्यूज पे फोकस कर रहे हैं, रेंज मतलब क्या होता है, y की वैल्यूज का कलेक्शन। तो माइनस बी बाई टू ए को आप एक्सक्लूड कर, मतलब उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो x है ना, माइनस बी बाई टू ए। माइनस डी बाई फोर ए जो है वो क्या है, माइनस डी बाई फोर ए हमारी y की मिनिमम वैल्यू है। और वहां से अगर हम देखें कि मैक्सिमम कितना बना रहा है, तो आपको पता ही है कि ये पैराबोला जो होगा वो कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है ना, ऊपर, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू इसने कितनी बनाई, माइनस डी बाई फोर ए, और मैक्सिमम वैल्यू इसने कितनी बनाई, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर हम कहें कि इस बार रेंज क्या हुई, रेंज में हमारे पास आया, रेंज इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू हमारी माइनस डी बाई फोर ए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन ये वाला केस देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आप देखोगे तो इस बार फिर से वर्टेक्स हमारा एक क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें y की सबसे बड़ी वैल्यू वही मिल रही है, सबसे ऊपर का y वही है ना, सबसे ऊपर का y माइनस डी बाई फोर है। और नीचे की बात करें तो नीचे तो आपको पता है कि डाउनवर्ड पैराबोला कहां तक जाएगा, इधर दोनों साइड स्ट्रेच करते हुए माइनस इन्फिनिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज विल बी, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि स्ट्रेच करते हुए माइनस इन्फिनिटी निकल रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है y की, वो आ रही है माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो रेंज हमारा इस बार कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए, यहां है माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। ठीक है आपकी बात। तो ये रेंज में हमारे पास हमने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर्व की अगर बात करें तो रेंज हमारा क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, या फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है हमारा a के साइन पे। a अगर पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई फोर ए हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, और a अगर हमारा निगेटिव है तो माइनस डी बाई फोर ए हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये दोनों रिजल्ट्स जो आपको आए हैं यहां से रेंज, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप बेसिकली क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे माइनस डी बाई फोर ए। माइनस डी बाई फोर ए जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करता है, डिपेंड करता है कि ए का साइन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बिलोंग्स टू आर की बात करें तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की जब बात आएगी तो वो क्या होगी, एक माइनस डी बाई फोर ए होगी, और बाकी
इन्फिनिटी तो होना ही होना है, क्योंकि ग्राफ अल्टीमेटली चाहे तो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, चाहे तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे आप एक बात और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है, साथ में ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वर्टेक्स जो है हमारा वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक तरीके से कहें। वर्टेक्स पे हमारे पास या तो मिनिमम वैल्यू क्रिएट होगी या तो मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट होगी। किस केस में? इस केस में। ठीक है, हम हमेशा की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब x बिलोंग्स टू r है तो वर्टेक्स पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर हम कहें तो मिनिमम वैल्यू कब क्रिएट हो रही है? हमारी मिनिमम वैल्यू क्रिएट हो रही है वर्टेक्स पे। कब? जबकि हमारे पास a पॉजिटिव था, और वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो रही है जबकि a हमारा कैसा था? नेगेटिव था। ठीक है, तो वर्टेक्स जो है आपका, ठीक है, वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ, इसको बोल सकते हो आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन ए। ठीक है, कि ए पे डिपेंड करेगा कि ए का साइन क्या था। ठीक है, ए के साइन के अकॉर्डिंग मैक्सिमा या मिनिमा क्या होने वाला है वो चीज डिसाइड करोगे आप। ये बात ठीक है। ये हमारे पास पहला केस हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि x हमारा कैसा है? x बिलोंग्स टू r है। फिर आइए हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? अब थोड़ा सा इसी में हम कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। अभी तक क्या था? x के बारे में आपको खुली छूट दी गई थी कि x आप कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज जो होगी वो यहां से यहां तक आएगी, है ना? अच्छा, अब अपन एक और केस देखते हैं जिसमें कि हम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, लेकिन इस बार मेरा x जो है वो हमारा किसी x1 से मान लीजिए x2 तक वेरी करता है। ठीक है, x1 से लेकर के x2 तक वेरी करता है x। तो हम x की यही वैल्यूज रखेंगे, सिर्फ वही वैल्यूज रखेंगे। जैसे मान लो कि हमें ये ग्राफ दिया गया था और हमें कहा गया कि भाई x1 से x2 तक का हमें x कंसीडर करना है। मान लिया मैंने कि x1 यहां पे आ रहा है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए x1 था, और मान लिया यहां पे आपका x2 था। ठीक है, इस तरीके का। तो आप देखो, अगर x1 और x2 है यहां पे और यहां पे, तो हमें ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन चेक करना है, बाकी इधर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इधर क्या हो रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कौन सा पोर्शन चेक करना है? बस x1 से x2 तक का, और आगे की कोई बात हमारे काम की नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब हमें x बिलोंग्स टू x1 से x2 कहा गया, तो फिर x1 के पहले क्या हो रहा था, x2 के बाद में क्या ग्राफ कर रहा था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस उतना पोर्शन देखना है जो हमारे x बिलोंग्स टू x1 से x2 के लिए आया हुआ है। ठीक है, और उसी में हम देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है y की, उसी में हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? अभी किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू x1 से x2, मतलब सिर्फ हमें ग्राफ का इतना पोर्शन देखना है, आगे पीछे के पोर्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम इन्फिनिटी तक पहुंच गए। ठीक है, इन्फिनिटी तक तो हम तब पहुंचेंगे ना जबकि हम x को इन्फिनिटी तक ले जाएं। अगर x को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो हम, या फिर माइनस इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो हम पहुंच सकते थे इन्फिनिटी। ऐसे ही यहाँ पे भी नीचे स्ट्रेच करते हुए माइनस इन्फिनिटी, यहाँ नीचे स्ट्रेच करते हुए माइनस इन्फिनिटी, कब पहुंचेंगे? जबकि हमारे पास हम इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हो, तभी पहुंचेंगे। ठीक है, तो खैर अपन इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे वापस आते हैं। इसमें करना क्या है हमें? ठीक है, इसमें आपका बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आप क्या देखिए, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, स्टेप वाइज मैं प्रोसेस लिख भी रहा हूं। कैलकुलेट माइनस बी बाई 2a। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी? माइनस बी बाई 2a की। ठीक है, और फिर आपको डिसाइड करना है इन दो में से कि माइनस बी बाई 2a मेरा, माइनस बी बाई 2a क्या x1 से x2 के बीच आता है? ठीक है, माइनस बी बाई 2a इज एन एलिमेंट ऑफ x1 टू x2। और दूसरा केस मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, माइनस बी बाई 2a नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ x1 से x2। इसकी बात यहां पे कर लेते हैं, है ना? पहला केस माइनस बी बाई 2a जब मेरा x1 से x2 के बीच वेरी कर रहा है। दूसरा केस जब माइनस बी बाई 2a मेरा x1 से x2 के बीच नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
तो ऐसे के पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सारे का मीनिंग क्या है, क्यों हमने ऐसा सोचा, ये चीज मैं इसके बाद आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने माइनस बी बाई टू ए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और माइनस बी बाई टू ए के बारे में आपने देखा कि क्या वो x1 से x2 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब पहला केस लेते हैं कि अगर माइनस बी बाई टू ए हमारा बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप f ऑफ x1 कैलकुलेट कर लो। f ऑफ x1 का मतलब क्या है भाई, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखो, या फिर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखो, बात बराबर है। तो आपको x1 पता ही है, आप f ऑफ x1 कैलकुलेट कर सकते हो। भाई यहाँ पे कहा गया कि x1 आपका 3/4 है, तो आप x की जगह 3/4 तो रख ही दोगे ना, उसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। तो f ऑफ x1 आप कैलकुलेट कर लो, और क्या करो, f ऑफ x2 भी कैलकुलेट कर लो, और क्या करोगे, f ऑफ माइनस बी बाई टू ए भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ माइनस बी बाई टू ए। अब आप कह सकते हो कि f ऑफ माइनस बी बाई टू ए क्या होता है, जब हम, यही है ना माइनस बी बाई टू ए, जब हम माइनस बी बाई टू ए एक्सप्रेशन में रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, जब हम माइनस बी बाई टू ए रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, माइनस डी बाई फोर है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि f ऑफ माइनस बी बाई टू ए लिखें, या फिर हम डायरेक्टली लिख दें कि f ऑफ माइनस बी बाई टू ए किसके बराबर होता है, f ऑफ माइनस बी बाई टू ए किसके बराबर होता है, माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वर्टेक्स पे x कोऑर्डिनेट हमारा है माइनस बी बाई टू ए, और उसको जब हम f में रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, माइनस डी बाई फोर ए मिलता है। तो हमने कहा कि हमने तीन चीजें कैलकुलेट कर ली, एक कैलकुलेट किया f ऑफ x1, एक कैलकुलेट कर दिया हमने f ऑफ x2, एक कैलकुलेट कर लिया हमने f ऑफ माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। और इनमें से क्या करो आप, इनमें कोई एक मिनिमम होगा, इन तीनों में कोई एक मिनिमम होगा, कोई एक मैक्सिमम होगा, ठीक है। इन तीनों में कोई एक मिनिमम होगा, कोई एक मैक्सिमम होगा। तो आप क्या करो, रेंज में लिख दो, मिनिमम से रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, इन तीनों में मिनिमम चूज कर लो और इन्हीं तीनों में मैक्सिमम चूज कर लो, ये आपका हो गया। रेंज इज इक्वल टू मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, इन तीनों में सबसे छोटा क्या था, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या था, और उसी को आप रेंज में लिख दो, ठीक है। इसी तरीके से पहले आप प्रोसेस समझिए, क्यों के बारे में अभी छोड़ दीजिए, क्यों के बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना था, पहले माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए को चेक करना कि x1 से x2 के बीच में लाई करता है क्या। अगर लाई करता है तो आपने x1 भी, f ऑफ x1 भी कैलकुलेट किया, f ऑफ x2 भी कैलकुलेट किया, f ऑफ माइनस बी बाई टू ए भी कैलकुलेट किया, और रेंज की वैल्यू वहां से आ गई। जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है उसको हमने रेंज में लिख दिया, वही रेंज की बाउंड्रीज हो गई इनफैक्ट, और बीच के तो सारे टर्म्स वहां पे होंगे ही। जैसे यहाँ पे मान लो 1 आता है, यहाँ 5 आता है, तो रेंज लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1 से 5 तक की सारी y की वैल्यूज पॉसिबल है। इसी तरीके से आप इस केस को देख लो, जब माइनस बी बाई टू है हमारा x1 से x2 के बीच लाई नहीं करता है, इस केस की हम बात कर लेते हैं। तो आप देखो माइनस बी बाई टू अगर लाई नहीं करता है तो आप सिर्फ fx1 और fx2, बस ये दो चीजें कैलकुलेट करो, fx1 कैलकुलेट करो, fx2 कैलकुलेट करो। f ऑफ माइनस बी बाई टू इस बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब माइनस बी बाई टू बीच में लाई कर रहा था तो हम माइनस बी बाई टू भी कैलकुलेट करते थे, लेकिन जब माइनस बी बाई टू बीच में लाई नहीं कर रहा तो आप fx1 और fx2 केवल कैलकुलेट करो, f ऑफ माइनस बी बाई टू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से इन्हीं दो ही चीजें हैं आपके पास। अब इन्हीं दो में से कोई एक मिनिमम होगा, कोई एक मैक्सिमम होगा, भाई कोई एक छोटा होगा, कोई एक बड़ा होगा। तो रेंज आप क्या लिख दोगे, रेंज आप लिख दोगे इन्हीं में जो भी मिनिमम हो और इन्हीं में जो भी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये आपके पास रेंज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रोसेस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने क्या किया, माइनस बी बाई टू कैलकुलेट किया, माइनस बी बाई टू पे आपने चेक किया कि माइनस बी बाई टू क्या x1 और x2 के बीच में आता है क्या, ठीक है। उस पूरे सेट का, x1 से x2 वाली सेट का वो एलिमेंट है क्या। अगर वो x1 से x2 वाली सेट का एलिमेंट है तो उसकी टेंशन आपको लेनी है। अगर वो x1 से x2 वाली सेट का एलिमेंट है ही नहीं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। यह मैं आपको याद करने का सिंपल सा तरीका समझा रहा हूं कि माइनस बी बाई टू अगर x1 और x2 के बीच में लाई करता है तो उसकी टेंशन लीजिए, अदरवाइज उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर वो बीच में लाई किया तो f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ माइनस बी बाई टू कैलकुलेट करेंगे,
और रेंज आपकी क्या होगी, इन्हीं तीनों में से जो मिनिमम हो और इन्हीं तीनों में से जो मैक्सिमम हो वहां तक आपका रेंज आ जाएगा। इसी तरीके से -b/2 है, अगर x1 और x2 के बीच लाई नहीं करता तो आप fx1 कैलकुलेट करो, fx2 कैलकुलेट करो और रेंज आपकी क्या होगी, उन्हीं में जो मिनिमम है जो मैक्सिमम है उतने पोर्शन में हमारा रेंज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया वो बात हम आपको समझा देते हैं। देखिए जब हमारे पास मैं थोड़ा सा एक बार को फिर से इस ग्राफ को एक बार को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास ग्राफ था। ठीक है, आपको सिर्फ x1 से x2 के बारे में डिस्कस करना था, तो आप सोचो, ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हो, एक बार को आप काम करो कि वीडियो पॉज करके खुद ये समझने का ट्राई करो कि मैंने ये पूरी प्रोसीजर क्यों बनाया रखा है। ठीक है, या फिर ये प्रोसेस हम क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं एक बार को आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को कि जैसे मान लीजिए आपको x1 से x2 का पोर्शन देखना था। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूं, सिर्फ अपवर्ड पैराबोला का, डाउनवर्ड पैराबोला भी आप एकदम बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप समझ सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई मान लिया मैंने कि यहाँ पे आपका x1 आता था। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका x1 था और यहाँ पे मान लीजिए आपका x2 था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ इतने पोर्शन को देखना है, इतने पोर्शन के अलावा इधर उधर की बातें आपको करनी ही नहीं। आपका काम का पोर्शन कितना रहा, सिर्फ इतना पोर्शन आपके काम का है। ठीक है, तो जब सिर्फ इतना पोर्शन ही आपके काम का है तो आपको दिख रहा होगा कि इस पोर्शन में वर्टेक्स का कोई रोल नहीं है। x1 से x2 के बीच में नहीं आया -b/2 है। -b/2 है क्या था, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट था। तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट था उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही हो गया ना कि हमारा x तो सिर्फ इतने पोर्शन में वेरी कर रहा था, तो -b/2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। -b/2 का इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं, बाकी किसी पॉइंट को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन -b/2 को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे पूरे ग्राफ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट होती है। मिनिमम कब क्रिएट होता है, जबकि a हमारा पॉजिटिव है, और मैक्सिमम कब क्रिएट होता है, जबकि a हमारा नेगेटिव है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन की अगर हम बात करें या इस पर्टिकुलर ग्राफ की हम बात करें तो आप सबसे पहले समझिए कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो था -b/2 वाला, उसका इस पोर्शन में कोई रोल ही नहीं है। तो ना तो वो मैक्सिमम बना सकता है, ना तो वो मिनिमम बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम कौन बनाएगा, या तो x1 बनाएगा या तो x2 बनाएगा। तो इसीलिए हमने उस समय सिर्फ fx1 और fx2 कैलकुलेट किया। कब, जबकि -b/2 वाज नॉट अ मेंबर ऑफ x1 से x2। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे केस की कि -b/2 x1 से x2 के बीच लाई करता है, तो वो केस हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे x1 है। ठीक है, तो पोर्शन कितना आया, ये, इसको डिस्कस कीजिए। इसमें क्या होगा, यहां पे ये इस पॉइंट का रोल हो गया ना, ये सबसे छोटा वैल्यू देगा। आप fx1 कैलकुलेट करें, fx2 कैलकुलेट करें, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो कहां पे आ रही होगी, y की, इसी पॉइंट पे। तो f ऑफ -b/2। ठीक है, ये आपका एक काम का पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट आपको क्या देने वाला है, इस केस में कहें तो मिनिमम। डाउनवर्ड पैराबोला होता तो यही पॉइंट क्या दे देता, आपको मैक्सिमम दे देता। ठीक है, तो इसीलिए वर्टेक्स हमारा एक क्रूशियल पॉइंट हो गया इस पूरी कैलकुलेशन के लिए। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि वर्टेक्स के ही अकॉर्डिंग हमने जो भी, एक तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी लिख ही रहे हैं, बाकी हम -d/4 लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से यहां पे भी वर्टेक्स आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज दी गई है, रिस्ट्रिक्टेड x की डोमेन दी गई है, x1 से x2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसमें क्या वो वर्टेक्स आती है या नहीं आती है। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर अंदर एग्जिस्ट करता है तो फिर आप सीधा, मतलब वर्टेक्स का अगर x कोऑर्डिनेट अंदर एग्जिस्ट करता है तो आप उसकी भी टेंशन लीजिए और fx1 और fx2 की भी टेंशन लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो ना तो आपको मतलब सिर्फ आपको fx1 और सिर्फ आपको fx2, इन्हीं दोनों की जरूरत है। f ऑफ -b/2 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स उस रिस्ट्रिक्टेड x की वैल्यूज में एग्जिस्ट नहीं करता था। अदरवाइज मिनिमम या मैक्सिमम वर्टेक्स ही देता। fx1 और fx2 तो एक पॉइंट बनाते, लेकिन मिनिमम या मैक्सिमम कहां पे आता, वर्टेक्स से ही आता। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ग्राफ की ही मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कौन देता है, वर्टेक्स देता है। तो अगर वर्टेक्स बीच में आपके अपीयर हो रहा है तो आपको उसकी टेंशन लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो अब इन दो केसेस से रिलेटेड हम नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों थ्योरीज का एप्लीकेशन हम किस तरीके से करेंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में।
तो ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की आपको रेंज निकालनी है और 4 डिफरेंट आपको केसेस दिए गए। पहला केस आपके पास है कि जब x बिलोंग्स टू r, और दूसरा केस है इस बार x की डोमेन मतलब x की वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, डोमेन को आप कहें तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 0 से 3, और इस बार -2 से 0, और एक हमें केस दिया गया है जबकि हमारा x 0 से 3 है। इस बार थोड़ा सा आपको देखने को अलग मिलेगा, क्या ओपन इंटरवल दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो खैर आप यहां से स्टार्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट इन तीनों को आप खुद से पहले सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद उनके सोल्यूशन देखिएगा, फिर आपको फोर्थ भी खुद ही से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थ्योरी यही यूज होने वाली है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस आपको और करनी पड़ेंगी। तो आप पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट इन तीनों को आप डिस्कस कीजिए खुद से। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं तो जब x बिलोंग्स टू r कह दिया गया तो हमारा काम बिल्कुल आसान। हमें पता है कि भाई ग्राफ कैसा था, ग्राफ हमारा था अपवर्ड पैराबोला। तो जब अपवर्ड पैराबोला है, x बिलोंग्स टू r की बात की जा रही है, तो -d/4a क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी। अपवर्ड पैराबोला है ना, x बिलोंग्स टू r ऐसी बात की जा रही है। तो x बिलोंग्स टू r में आप देखो कि x बिलोंग्स टू r में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना था, या तो -इंफिनिटी से -d/4 है, या तो आप कहें तो -d/4 से इंफिनिटी। तो आप यहां पे क्या सोल्यूशन लिखोगे? आप यहां पे लिखोगे कि चूंकि पैराबोला कैसा है? अपवर्ड है, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए -d/4 क्या देता है? मिनिमम वैल्यू देता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है हमें? मैक्सिमम वैल्यू मिलती है हमें इंफिनिटी, क्योंकि पैराबोला स्ट्रेच होकर के अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड वो स्ट्रेच होते होते कहां तक पहुंच जाएगा? इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो रेंज कितनी हो गई आपके पास? रेंज हो गई -d/4a से इंफिनिटी। ठीक है, और -d/4a का मतलब क्या हुआ? -d का मतलब 4, और यहां से कितना आ गया आपके पास? 12 डिवाइडेड बाई 4, और फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है? इंफिनिटी। तो आपका आंसर कितना हो गया यहां से? -4 से इंफिनिटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं। ठीक है, इसमें आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। सेकंड पार्ट डिस्कस करें जब, तो x बिलोंग्स टू 0 से 3 ऐसा कुछ दिया गया है। x बिलोंग्स टू 0 से 3 कहने का मतलब क्या हुआ? हमारी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब हमें कौन सा केस डिस्कस करना चाहिए? x बिलोंग्स टू x1 से x2 वाला केस डिस्कस करना चाहिए। अब ये देखिए क्या होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा था? वही प्रोसेस, कैलकुलेट -b/2 है, तो कैलकुलेट -b/2 है, क्या आएगा? 2 आएगा, डिवीजन में 2 इंटू a कितना है? 1 ही है, तो -b/2 कितना आ गया? 1 आ गया। 1 क्या इस x1 से x2 के बीच लाई करता है क्या? ठीक है, 1 इस सेट का एलिमेंट है क्या? हाँ है। तो 1 अगर इस सेट का एलिमेंट है तो आपको 1 की टेंशन लेनी चाहिए। तो 1 मतलब बिल्कुल इसी तरीके से आप खुद भी सोचना शुरू करो कि 1 इस सेट का एलिमेंट है तो उसकी टेंशन लेनी पड़ेगी, अगर इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो 1 इस सेट का एलिमेंट है, हाँ है, तो उसकी टेंशन लो। F1 निकालो, F0 निकालो और F3 निकालो। ठीक है, F1 कितना आएगा? रख दो। F1 कितना हो गया आपका? -4। ठीक है, F0 कितना हो गया? -3, और F3 कितना हो गया आपका? आप यहाँ पे देखें 3 9 -6 -3, ये 0 हो गया। ठीक है, तो आप खुद से बताओ कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू -4 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी? सबसे छोटी वैल्यू -4, सबसे बड़ी वैल्यू 0। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। अब थर्ड पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है? x बिलोंग्स टू -2 से 0। तो पहले क्या करेंगे? -b/2 कैलकुलेट करते हैं। -b/2 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो अगर ये 1 के बराबर है तो आप देखो जरा कि 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है। सॉरी 1, पहले तो ये देखो कि 1 इसका मेंबर है या नहीं है। तो 1 इसका मेंबर आपको दिख रहा है क्या? -2 से 0 के बीच में क्या कहीं 1 आता है क्या? नहीं आता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्या करेंगे फिर आप सिर्फ f ऑफ -2 की टेंशन लीजिए, f ऑफ 0 की टेंशन लीजिए। f ऑफ -2 ने कितना बनाया? 4 + 4 -3 मतलब 5 बना दिया। ठीक है, -2 रखा हमने, 4 + 4 और -3 5 बना दिया। और 0 f ऑफ 0 की बात करें तो इसने कितना बनाया? -3। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू -3, सबसे बड़ी वैल्यू 5। आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आपके पास यही करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक है, अब मैं फोर्थ पार्ट की भी यहीं पे बात कर लेता हूं। फोर्थ पार्ट आप फिर से वीडियो को पॉज करके फोर्थ पार्ट को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। थोड़ा सा ओपन क्लोज इन सब का ध्यान रखिएगा कि क्या आपको कहां पे क्लोज लगाना है, कहां पे ओपन लगाना है, दोनों जगह ओपन लगाना है, दोनों जगह क्लोज लगाना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर पार्ट को करते हुए। ठीक है, कैसे आप अगर ग्राफ को ध्यान में रखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसमें भी आप देखो क्या करोगे, आप इसमें मैं सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, x बिलोंग्स टू 0 से 3 रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन है, प्रोसेस तो वही होगा, -b/2 है, कैलकुलेट करो। तो -b/2 है तो 2 बार कैलकुलेट कर चुके, कितना आया है, -b/2 है हमारा 1 के बराबर आया है। 1 क्या इसका एक एलिमेंट है क्या, इस 0 से 3 के बीच लाई करता है क्या, हाँ करता है, तो 1 की टेंशन लेनी चाहिए। तो 1 की टेंशन अगर आप लोगे तो f1 आएगा, और किसकी टेंशन लेनी चाहिए, f0 की, और किसकी टेंशन लेनी चाहिए, f3 की, है ना। f1 कैलकुलेट करो कितना है, f1 है आपका 1 - 2 - 3 जो कि कितना आएगा -4। f0 की बात करो तो वो कितना आएगा आपका -3, और f3 की बात करो तो वो कितना आएगा 0, है ना। तो आपके पास -4 -3 और 0 आ गए। आपको अब क्या करना है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम आप कितना लिखोगे, मिनिमम आप लिखने वाले हो -4, ठीक है, मिनिमम आप कितना लिखने वाले हो -4, और मैक्सिमम कितना लिखने वाले हो आप 0। ये तो तब लिखते जबकि हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट दिया होता। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा चेंज किया गया, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ओपन ब्रैकेट्स दे दिए गए। ठीक है, अच्छा, तो अगर ओपन ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं तो क्या चेंज आएगा, जरा खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताओ। थोड़ा देर वीडियो को फिर से पॉज करो और दिमाग लगा करके बताओ कि यहां पे हमारे पास -4 और 0 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओपन यहाँ पे इंटरवल होने का यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा। कई लोग आप ये सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज था तो यहाँ पे आंसर क्लोज लगा रहे थे, यहाँ ओपन था तो यहाँ पे हम ओपन लगा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप खुद सोचो, आप जो यहाँ पे आंसर लिख रहे हो, आपको क्या चाहिए कि इसमें आपको बस डिसाइड करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक है, आपको बस ये डिसाइड करना चाहिए कि -4 क्या एक्चुअली पॉसिबल है या 0 क्या एक्चुअली पॉसिबल है, बस ये डिसाइड करना है। तो आप सोचोगे कि -4 किसने दिया, -4 दिया था f1 ने। f1 तो पॉसिबल है ना, 1 तो पूरा का पूरा आ रहा है भाई, 0 और 3 में दिक्कत है, 1 में थोड़ी दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या सोच रहे थे कि यहां पे जो हमने दोनों पॉइंट्स लिखे हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाले, -4 और 0 लिख दिया। अब -4 क्या एक्चुअली पॉसिबल है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप देखोगे कि ये -4 कब आता था, जबकि हम f1 कैलकुलेट करते थे, और 1 तो एक्चुअली पॉसिबल है ना, 1 तो पूरा का पूरा पॉसिबल है। तो 1 अगर पूरा का पूरा पॉसिबल है तो वहां पे भी क्लोज ब्रैकेट रहना चाहिए, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और 0 की बात करें तो 0 कहां से आया था, 0 आपने वहां क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे पास f3 0 आ रहा था। ठीक है, लेकिन f3 तो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम तो 3 पे जा ही नहीं रहे, 3 के पहले ही रुक जा रहे हैं। तो जब 3 के पहले ही रुक जाएंगे तो ये वाला 0 एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्या आंसर आपका करेक्ट होगा, -4 से 0। -4 को आपने क्लोज करना है और 0 को आपने ओपन करना है। क्या ध्यान में रखना था आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में, यही चीज ध्यान में रखनी थी कि जो हमें फाइनल आंसर लिखना है वो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई ओपन क्लोज कहां पे लगाएं, तो उसके लिए क्या करना था, आपने देखना था कि -4 एक्चुअली पॉसिबल है क्या। तो -4 किसने दिया था उस पे ध्यान दीजिए, -4 दिया था 1 ने। तो अगर 1 तो पूरा पॉसिबल है, अगर 1 पूरा पॉसिबल है तो इसका मतलब वो भी पूरा पॉसिबल है, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से 0 की बात करें, 0 किसने दिया था, 3 ने दिया था, 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जब 3 पॉसिबल नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बस ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ध्यान रखना है आपको कि आपने आंसर तो लिख दिया, उसके बाद देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू अल्टीमेटली पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जो वैल्यू नहीं पॉसिबल है वहां ओपन, जो पॉसिबल है वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तो एक स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस हो गए जो कि हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके के फॉर्मूले हमने बताए थे आपको उसी प्रोसेस पे करने के लिए। ऑल्दो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी हो रहे हैं निकालने के लिए क्वाड्रेटिक के, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा। बट हम कुछ थोड़े से और मैनिपुलेशंस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो हम थोड़े से और भी क्वेश्चंस लेते हैं रेंज वाले प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आप सबसे पहले तो पहला पार्ट आप आंख बंद करके अभी कर सकते हैं, आप प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, फर्स्ट पार्ट को वीडियो पॉज करके। ठीक है,
सोल्यूशन क्या होगा, आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करोगे कि ये पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला डाउनवर्ड है। तो जब डाउनवर्ड पैराबोला की बात की जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आता है -d/4a और मिनिमम क्या आता है -इंफिनिटी। तो आंसर इस पार्ट का अगर हम कहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप क्या, -इंफिनिटी से -d/4a, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा, -इंफिनिटी एज इट इज, -d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास 16 और प्लस आपका कितना हो गया 28, डिवीजन में क्या आ गया -16 + 28, डिवीजन में कितना आ गया -4, है ना। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से -इंफिनिटी कॉमा, यहां पे अगर आप देखें तो 11, ठीक है, ये वैल्यू -इंफिनिटी से 11। तो इसका हमारे पास, सॉरी ये वाला पॉइंट मैंने इंक्लूड करना है, ठीक है, -इंफिनिटी से 11, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। आप कहेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, यहाँ पे तो x⁴ की बात की गई। तो आपको एक ऐसा कंसेप्ट आगे मैं बताने वाला हूं जो आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज करना है। बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है ना। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले जैसे आप इसको क्वाड्रेटिक में बदलने का ट्राई करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्विंग में भी काम देगा, रेंज निकालने के लिए भी काम देगा, थ्रू आउट मैथमेटिक्स काम देगा। और इसकी अब आदत डाल लीजिए, क्या, जैसे ही आप किसी चीज को टी माने, ठीक है, वैसे ही उसकी रेंज लिख दें। जैसे ही आप किसी चीज को टी माने वैसे ही उसकी रेंज लिख दें कि टी कौन सी वैल्यूज ले सकता है। जैसे समझिए इस क्वेश्चन में आप यहां पे क्या करोगे, इसको आप चाहते हो कि क्वाड्रेटिक बन जाए, इसको क्वाड्रेटिक में बदलने के लिए ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि x² को मैं टी मान लेता हूं, तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने x² को टी माना, ठीक है, तो आप लिख भी दोगे यहां पे t² - 4t + 7, ठीक है, और t अब देखो x हमारा कहां से कहां तक जा रहा था, x था हमारा बिलोंग्स टू r, तो आपको अब t मिल गया ना। अब आपका नया टर्म किस में आ गया, आपका फंक्शन जो है एक तरीके से कहें वो t में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि t एक्चुअली कौन सी वैल्यूज लेगा, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं, t कौन सी वैल्यूज लेगा। तो t, तो अब आप कुछ सोचो, x² को अगर आप t मान रहे हो तो t कौन सी वैल्यूज ले सकता है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज ले सकता है ना। t की वैल्यू कैसी है हमारे पास, t की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही है केवल। तो आपको जैसे ही आपने x² को t माना वैसे ही आप यहां पे लिख दो t बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ये एक आदत आपको नहीं डालनी है, क्या मतलब, नहीं मतलब न्यू वाली, ठीक है, नहीं मतलब नहीं। तो हमने एक नया x² को t माना, तो जैसे ही हमने एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया वैसे ही हम क्या करें, उसकी रेंज लिख लें कि वो एक्चुअली कौन सी वैल्यूज उसके लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे ही हमने x² को t माना, हमने ये भी लिख दिया कि भाई t हमारा कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से इंफिनिटी तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि x मेरा बिलोंग्स टू r था। तो जब x हमारे पास सारी वैल्यूज लेगा तो आप देख लो t कहां से कहां तक जाएगा, t आपका 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं, आपको सारे रेंज निकालने नहीं आते लेकिन आपको इतना तो आता ही है, कुछ सिंपल कॉमन जो हम अभी यूज करने वाले हैं। आप x² को t मान रहे हो तो हमने कहा कि t बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, दैट मींस t² - 4t + 7, यही हमारा नया फंक्शन हो गया। अब नया एक्सप्रेशन आप कह लो या फंक्शन कह लो, जो भी कहना है, ठीक है। तो t² - 4t + 7 का अगर हम देखें कि ये मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा, वही रेंज बनाएगी। तो अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका। कैसे कन्वर्ट हुआ, पहले यहां पे आपको दिख रहा था x बिलोंग्स टू r, पहले आपको दिख रहा था x बिलोंग्स टू r, लेकिन t अब कैसा है, t आपका 0 से इंफिनिटी। तो मतलब अब t बिलोंग्स टू r वाली सिचुएशन नहीं रह गई, t 0 से इंफिनिटी के बीच रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपकी t रिस्ट्रिक्ट हो गई, आपके पास कंप्लीट नहीं है t सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। क्या कि t² - 4t + 7 जब आपने कन्वर्ट करके लिखा तो t आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा था, सिर्फ 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा था। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये कैसा हो गया, आपका क्वेश्चन ये सेकंड वाला केस हो गया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला, रिस्ट्रिक्टेड x वाला, ऐसा ही केस हो गया ना ये। तो आप क्या करोगे, -b/2a कैलकुलेट करो, -b/2a कितना आता है, 2 आता है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है f2 का कैलकुलेशन, सॉरी हाँ 2 आप पहले चेक करोगे, वही 2 चेक किया कि क्या इस बीच में आएगा, क्या हाँ आएगा। तो अगर आएगा तो उसकी टेंशन लो, f2 निकालो, f2 निकालनी है, f0 निकालना है और f इंफिनिटी निकालना है। f2 का बात करें तो f2 क्या आएगा अपना,
तो 4 + 7 - 8 मतलब कितना 3 हो गया। f0 की बात करें तो 7 हो गया और f इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। अब आप बताओ मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है। मिनिमम वैल्यू आपके पास दिख रही है आपको 3 और मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, इन्फिनिटी, है ना। तो 3 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो ओपन वैसे भी रहता है। आप देख लो, अगर आपको डाउट है तो आप देख लो कि 3 क्या एक्चुअली पॉसिबल था। तो देखो 3 किसने दिया, 2 ने दिया। 2 के लिए तो 2 तो पूरा का पूरा इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब 3 भी पूरा का पूरा इंक्लूडेड रहेगा ही रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, जैसे ही आप किसी चीज को टी मानते हैं वैसे ही उसकी रेंज लिख लीजिए। बहुत काम की बात है ये, और ये हमेशा काम आएगी। क्या कि जैसे ही किसी एक्सप्रेशन में हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको नए फॉर्म में एक तरीके से कहीं कन्वर्ट कर लिया, तो उस समय आप क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे x t में कन्वर्ट होगा तो x की जो वैल्यूज पॉसिबल थी उनके करस्पॉन्डिंग t कौन सी वैल्यूज ले सकता है वो लिख लीजिए पहले आप। वो आप अगर लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन में रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है बात। अब आप इस पूरी थियरी को अगर आप समझ पाए हैं तो आप थर्ड क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 2x को t मानना पड़ेगा, है ना। जब 2x को आप t मानोगे तो आपको t के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि t कहां से कहां तक वेरी करता है, ठीक है। आपका चलो y तो आपका क्या हो जाएगा, t² - t + 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये आपको अब लिखना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना, मिस हो जाती है क्या, x से t में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैं फिर से बार बार बता रहा हूं कि x से t में कन्वर्ट करते टाइम पे हमें t में कौन सी वैल्यूज एक्चुअली पॉसिबल हैं वो लिख लेनी चाहिए, है ना। तो जब हमारा x बिलोंग्स टू r है तो 2x, अगर सोचो x कोई भी वैल्यू ले रहा है तो 2x हमें कौन सी वैल्यूज देगा, सोचो यार। 2x कभी निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। 2x में कुछ भी लगा दो, है ना। x को आप -125 रख दो तो भी पॉजिटिव ही आएगा ना। 2x हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। 0 तो होगा नहीं, हमेशा कैसा होगा, 2x पॉजिटिव ही होगा। और साथ में एक और चीज की बात है, पॉजिटिव तो होगा ही, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। जब आप x को इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन एग्जैक्टली 0 तो होगा नहीं। 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0 थोड़ी ना हो गया, 0 के काफी क्लोज गया लेकिन 0 नहीं हो गया। तो t हमारे पास कहां से कहां तक आया, t हमारा आया 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कोई कंफ्यूजन इसमें, जैसे ही t में कन्वर्ट किया तो यहां t के बारे में लिख भी लिया कि t एक्चुअली वैल्यूज कौन सी ले पा रहा है। तो t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत काम की बात थी, इससे हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। क्या सॉल्व करेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे फिर से वही -b/2 है। क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया है ना, यहां पे दिख तो हमें भले रहा था x बिलोंग्स टू r, लेकिन क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन ये वाला है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड x वाला केस है। तो -b/2 है, कैलकुलेट करो। -b/2 आपने कैलकुलेट किया, कितना आया, 1/2 आया। 1/2 क्या बीच में आता है क्या, हाँ आता है, तो उसकी टेंशन लेनी पड़ेगी। और इसलिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा f(½ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और f(0) भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, f(∞) भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। f(½ का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, मतलब सभी का मतलब आप निकाल ही सकते हैं, ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है। 1/2 आप रखोगे तो क्या आएगा, 1/4 -1/2 -1/4 +1 कितना हो गया, ये आपका आ गया 3/4। f0 की बात करें, f0 कितना हो गया आपका 1, और f∞ कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब आप बताओ कि इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू आपको रखनी थी, क्या रखोगे, 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैंने लगा दिया थोड़ी देर के लिए, मान लो इन्फिनिटी तो चलो ओपन ही रहता है, 3/4 को क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट थॉट क्या आएगा, 3/4 एक्चुअली क्लोज रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, आप देखो 3/4 क्या एक्चुअली पॉसिबल है। तो आप सोचोगे 3/4 किसने दिया था, 3/4 दिया था हाफ ने। हाफ क्या एक्चुअली पॉसिबल था क्या t के लिए, हाँ पूरा ही पॉसिबल है हाफ, तो 3/4 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि राइट साइड में अगर ओपन ब्रैकेट लगा है तो रेंज में भी ओपन ब्रैकेट हम लगा देंगे राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर हमारे पास
क्लोज ब्रैकेट लगा है तो हम क्लोज ब्रैकेट ही लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप पहले उसको क्लोज ब्रैकेट में लिख लीजिए और उसके बाद क्रॉस चेक करिए। जैसे आपने पहले लिख लिया यहाँ पे 3/4 और इन्फिनिटी लिख लिया, ठीक है, तो इन्फिनिटी तो खैर ओपन रहना ही था। 3/4 को आप वापस से क्रॉस चेक करिए कि 3/4 क्या एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। अगर 3/4 एक्चुअली पॉसिबल है तो ही आप इसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज आपको इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कोई फालतू की चीजें नहीं कि x1 में हम x1 से x2 ओपन इंटरवल लिखा था तो हम वैसे ही लिख देंगे, ऐसा नहीं करते अपन। दोनों साइड ओपन था तो हमने दोनों साइड ओपन कर दिया, हमें एक साइड क्लोज दिखा तो हमने उसी साइड क्लोज इंटरवल दिखा दिया, ऐसा नहीं करते हैं। प्रोसेस क्या है आपको, आप पहले क्लोज इंटरवल में लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, जो आंसर रेंज का आ रहा है उसको आप लिख लीजिए, फिर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करिए कि वो पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं क्या वो एक्चुअली पॉसिबल थे या नहीं पॉसिबल थे। ये चीज आप करेंगे तो कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारा डिस्कस हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं अपन फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में भी बात करें तो फोर्थ पार्ट भी यही है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ही लिखा गया है। y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ही लिखा गया है और 2 की पावर x को आप t मान रहे थे। तो अब आप देखो 2 रेज टू पावर x आपका अगर t के बराबर है तो x कौन सी वैल्यूज ले रहा है, x आ रहा है हमारा -2 से लेकर के 3 के बीच में, ठीक है। तो 2 टू द पावर x को आपने t माना तो आपको t की वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, t कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो आपको सोचो जब 2 टू द पावर x की बात की जा रही है तो ये t मिनिमम वैल्यू कब लेगा, जब x -2 है, और t सबसे बड़ी वैल्यू क्या कब लेगा, जब x हमारा 3 है। तो t हमारा कहां से कहां तक गया, जब आपने x को -2 रखा तो t ने वैल्यू बनाई 1/4 और जब आपने x को 3 रखा तो t ने वैल्यू बनाई 8, यही हो गया। तो आपका t कहां से कहां तक गया, 1/4 से 8 तक गया। ये आपके t की पॉसिबल वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना था, आपको ये देखना था, फिर से वही रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला केस हो गया, रिस्ट्रिक्टेड x वाला केस हो गया। क्या करना है आपको, -b/2 कैलकुलेट करना था। -b/2 आपका कितना है, हाफ इस बीच में आता है क्या, हाफ इस बीच में आता है क्या, 1/4 से 1/8 के बीच आता है, ठीक है। तो अगर आता है तो उसका आपको टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 आप कैलकुलेट करो, मतलब ये आपका ft था एक तरीके से, ठीक है। f ऑफ हाफ भी कैलकुलेट करो, f ऑफ 1/4 भी कैलकुलेट करो और f ऑफ 8 भी कैलकुलेट करो, ठीक है। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू आए, आप समझ सकते हो कि ये t में कन्वर्ट हो चुका है, तो हाफ आप कहां रखोगे, यहां पे रखोगे, t की जगह पे आप रखोगे क्या, आप t की जगह पे रखने वाले हो हाफ, t की जगह पे आप रखने वाले हो 1/4 और t की जगह पे आप रखने वाले हो 8, ठीक है। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करना था आपको, 2 की पावर x को आपने t माना, तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फेज यही है कि t कौन सी वैल्यूज लेगा, इसको लिख लीजिए। जैसे ही आपने ये लिखा तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या रिस्ट्रिक्टेड x वाला केस हो गया। आपको वर्टेक्स चेक करना है, -b/2 है, -b/2 कहां लाई करता है, -b/2 इसके बीच में आपको पता चला कि लाई करता है। तो आपको f ऑफ हाफ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, f ऑफ 1/4 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, f ऑफ 8 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप ये हाफ 1/4 और 8 उठा करके इसमें रख दें, इसमें आपको नहीं रखना है, क्योंकि आप कन्वर्ट तो कर चुके ना, आप कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बदल चुके हो t के टर्म्स में। तो आपको ये जो सब्स्टिट्यूशन करने हैं हाफ 1/4 और 8 के, वो कहां करने हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में करने हैं, यहां पे नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम x की जगह उठा करके इसको सब्स्टिट्यूट करने लग गए, नहीं, ये x की वैल्यूज थोड़ी ना है हाफ 1/4, ये तो t की वैल्यूज है ना, ठीक है। हम t के लिए अब सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा x से कोई रिलेशन नहीं था, हमारा x से रिलेशन उसी समय खत्म हो गया जैसे ही हमने 2 टू द पावर x को t माना और t की हमने रेंज लिख दी, उसके बाद x को अपन भूल गए, उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन इस तरीके के रेंज के क्वेश्चंस हो गए जो आपको नॉर्मली फेस करने होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। अब अभी तक हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे। एक केस डिस्कस किया था हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जबकि x बिलोंग्स टू r है। दूसरा केस हमने डिस्कस किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ही, लेकिन इस बार x कैसा था, x1 से x2 के बीच था। उसके बाद हमने क्या किया, अगर अलग से देखें तो इस तरीके के कुछ मैनिपुलेशंस जिसमें हमने क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ रहा था, उसको भी डिस्कस कर लिया। उसमें हमने आपको क्या बात ध्यान रखने को बोली है कि आप जिस चीज को t मान रहे हैं तो लिख भी लीजिए कि t एक्चुअली कौन सी वैल्यूज लेगा, ठीक है। अब हम टाइप 3 मतलब एक और टाइप के क्वाड्रेटिक के लिए हम रेंज देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम फिर से टाइप 3 की बात कर रहे हैं। इस टाइप 3 में क्या है, अभी तक आप सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टेंशन लेते थे, ठीक है।
तो अगर आपसे मान लीजिए कहा जाए, ठीक है, कुछ और भी सोचने के पहले, a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2, दो क्वाड्रेटिक है, उनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। आपको इस वैल्यू की मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कई लोग तो ये काम करते हैं, आपने इसको मैक्सिमम कर दिया, आपने इसको मैक्सिमम कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया और आपने सोचा कि वो मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार भाई, ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम है, तो रेशियो थोड़ी ना मैक्सिमम होगा। आप खुद सोचो भाई, ये भी वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दे रहे हो, तो वैल्यू मैक्सिमम कैसे हो पाएगी? डिनोमिनेटर भी बढ़ गया ना। इसी तरीके से कई लोग ऐसा सोचेंगे कि दोनों को मिनिमम कर दें, तब भी नहीं काम चलेगा अपना, ठीक है। इस तरीके की चीजें हमें यूज नहीं करनी है, ठीक है, कि एक को मैक्सिमम कर दिया, दूसरे को मिनिमम कर दिया, एक को मिनिमम कर दिया, दूसरे को मैक्सिमम कर दिया। एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है जबकि ये वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम दे दे, ऐसे ही मान लीजिए ऐसा कोई केस हो जाता है जबकि एक एक्स ऐसा मिल जाता है, ऑल्दो इसको आपको यूज नहीं करना है, आपको जो मैं आगे मेथड बताऊंगा वही यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, जब हमारा अगर ऐसा मान लीजिए कि ऐसा होता है कि कोई ऐसा एक्स है जिसके लिए हमारा न्यूमरेटर मैक्सिमम भी हो जाए और डिनोमिनेटर मिनिमम भी हो जाए, दोनों चीजें एक साथ हो जाए, एक ही एक्स के लिए हमारा न्यूमरेटर मैक्सिमम और डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, तो रेशियो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा उसी समय पे होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या कंडीशन डाल दी, एक ही एक्स के लिए ऐसा हो, ठीक है। कोई एक ऐसा एक्स हो जिसके लिए भाई एक्स इक्वल टू 5 पे न्यूमरेटर मैक्सिमम भी होता है और डिनोमिनेटर मिनिमम भी होता है, ऐसे केस में तो आप ठीक है यूज कर सकते हो कि ओवरऑल वैल्यू एक्स इक्वल टू 5 पे अपनी मैक्सिमम को रीच करेगी, ठीक है। लेकिन अब आप खुद सोचो कि आपको पता चलता है कि न्यूमरेटर मेरा x इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम होता है, और तो आपको पता चलता है कि न्यूमरेटर आपका x इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम होता है और डिनोमिनेटर मेरा x इक्वल टू 6 पे मिनिमम होता है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो एक बार हम x को 5 रखेंगे कि चलो न्यूमरेटर वहां पे रख लिया हमने 5 और नीचे रख लिया 6, ऐसा थोड़ी ना करेंगे, अपन एक ही x रखेंगे ना ऊपर और नीचे। तो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, यूनिक कंडीशन, कि आपका x कोई है जिस x पे आपका न्यूमरेटर मैक्सिमम भी हो रहा था और डिनोमिनेटर मिनिमम भी हो रहा था, उस समय रेशियो कैसा हो गया? मैक्सिमम हो गया। और अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर x कभी आपको ऐसा मिल जाए जिसके लिए आपका न्यूमरेटर आपका मिनिमम हो और डिनोमिनेटर आपका उसी x पे मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि आप x को बदल नहीं सकते ना। एक बार आपने x फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में कुछ अलग x रखो, डिनोमिनेटर में कुछ अलग x रखो, ऐसा थोड़ी ना करोगे। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा x नॉट ऐसा मिलता है जिसपे न्यूमरेटर आपका मिनिमम भी हो जाए और उसी समय पे आपका न्यूमरेटर मिनिमम और डिनोमिनेटर उसी समय पे x नॉट पे मैक्सिमम हो जाए, तो रेशियो कैसा हो जाएगा? रेशियो हमारा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक कंडीशन है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही, मतलब एक तरीके से कहें एक अपना मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम, दोनों एक ही एक्स के लिए बना रहे हैं। ये बहुत यूनिक कंडीशन होगी, ठीक है भाई। क्या प्रोसेस फॉलो करना है अपन उसके बारे में देखते हैं। 3 टाइप की चीजें यहां हम डिस्कस करने वाले हैं, तीनों प्रोसेस सेम रहने वाला है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब इस तरीके के एक्सप्रेशंस, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कहने का मतलब बस इतना है कि a1 और a2 नॉन जीरो होने चाहिए। अब भले यहाँ पे b1 जीरो हो जाए, c1 जीरो हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वाड्रेटिक तो रहेगी ना। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो भी चल जाएगा, और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो तो भी चल जाएगा। ये प्रोसेस तीनों पे फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो अलजेब्रिकली नहीं, इस चीज को हम एक क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बात, ठीक है। और फिर से आपको एक पहले ही वार्न कर रहा हूं, एक सिली मिस्टेक होती है, वो चीज नहीं करनी है। ऑल्दो मैं खुद ही इसको ट्राई करने वाला हूं अभी, तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसमें थोड़ा सा एक तरीके से कहो तो आपको इंडल्ज होना पड़ता है, ठीक है। तो उस पार्ट पे भी मैं आपको फोकस करने के ट्राई करूंगा, आप भी ट्राई करना कि उस पे आप जितना ध्यान दे पाओ, क्योंकि वो चीजें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगी। नॉर्मल क्वेश्चंस में तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में वो आपको काफी हेल्प आने वाली है। सबसे पहले आप क्या करिए, आंख बंद करके आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो आंख बंद करके आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आया? x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बना? x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब आप क्या करिए, आप इसको एक साइड लेते आइए और क्वाड्रेटिक बनाइए। किसमें क्वाड्रेटिक बना सकते हैं आप? x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए,
ठीक है, आपने क्या किया, x में क्वाड्रेटिक बना लिया। तो चलो ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूं यहां से, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन प्लस एक्स के साथ y प्लस वन, और साथ में क्या बचा हुआ है, y माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे सॉरी होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, x बिलोंग्स टू x1 से x2 को भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व, लेकिन वो बातें अपन अभी थोड़ा सा आगे इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और उस पार्ट को समझने के लिए आपको जो यहाँ पे थ्योरी बताई जाएगी ना, वही जो मैंने कहा इंडल्जिंग थ्योरी है, तो वो थोड़ी सी आप ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप समझने का ट्राई करेंगे अगर आप उस तरीके के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस एक्स वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। किसमें, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। अब अगर ये एक्स में आपकी क्वाड्रेटिक बन गई तो आपका क्या कहना था, आप कहना चाहते थे कि आप x कैसा ले रहे हो, x आप ले रहे हो x बिलोंग्स टू r। अब आप सोचो y की यही वैल्यूज रेंज बनाने वाली हैं। ठीक है, रेंज कौन बनाएगा, y की वैल्यूज बनाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि ऐसी कौन सी y की वैल्यूज हैं जिससे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। ठीक है, अब यही पार्ट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उल्टा सोचना है हमें। क्या सोचना है कि हम x की कुछ वैल्यूज यहां पे इस इक्वेशन में रखेंगे, x बिलोंग्स टू r है, कभी हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, कभी -1, कभी 2 -2, कभी पाई, कभी कुछ रखेंगे। और जब हम यहाँ पे -1 +2 -2 कुछ भी रख रहे हैं तो y यहां से क्या होना चाहिए, y की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर दे, 0 कर दे। अब पूरा एक्सप्रेशन 0 कब होगा, y भी तो कैसी वैल्यूज लेगा भाई, x को अगर रियल रख रहे हो तो y इमेजिनरी थोड़ी ना हो जाएगा। यहां सब कुछ रियल है तो y भी कैसा रहेगा, रियल ही रहेगा। तो y की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं ये आपको समझनी थी। ठीक है, कि y की ऐसी मैं कौन सी वैल्यूज रखूं, जैसे मान लो आपने कभी क्या किया, ध्यान देना, कभी आपने ऐसा किया x इक्वल टू 1 रखा, आपने x इक्वल टू 1 रखा, y के टर्म्स में एक इक्वेशन बनी। ठीक है, आपने सॉल्व किया, y की कुछ वैल्यू आ गई, वो y की वैल्यू एक्चुअली रेंज में आप डालने वाले हो। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस को करने का मतलब यह हुआ कि जब हम x को चाहे यहां पे 1 रखें चाहे यहां पे 1 रखें, बात तो बराबर ही है। हमने जब x को 1 यहां पे रखा तो y की वैल्यू आई, और हमने x को जब यहां पे रखा तो y में एक इक्वेशन आया, y की इक्वेशन का जो रूट आया वही हमारा y की वैल्यू थी। दोनों बातें बराबर हैं कि नहीं है, x इक्वल टू 1 रखने पे कुछ y आया, उसको रेंज में डालना था। अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको, मतलब ऐसी बात है कि हम सीधा कान नहीं पकड़ रहे हैं, हम थोड़ा घुमा करके पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो घुमा के पकड़ना बहुत जरूरी है। क्या है कि मतलब जब हम y की वैल्यू x की वैल्यू कुछ यहाँ पे पुट करेंगे तो y में अब क्या कह रहे हैं हम, एक इक्वेशन आएगी, y में जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन का कुछ रूट होगा, और उस रूट को ही हम बोल देंगे कि ये रेंज का मेंबर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि समझो इस बात को कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे ना कि हम हर एक x की वैल्यू यहां पे रखें और वहां से y की वैल्यू निकालें। इसीलिए हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में इसको लिखने का ट्राई किया, इक्वेशंस के फॉर्म में लिखने का ट्राई किया। अब हम आगे क्या कहेंगे, हम चाहते हैं कि x कोई सी भी रियल नंबर हो जाए, तो अगर मैं y की ऐसी वैल्यू रखूं, देखो ध्यान दो, y की अगर मैं ऐसी वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो x में पूरा इक्वेशन जो x में लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक रियल रूट्स दे। मतलब हम अभी तक हम कैसे सोच रहे थे कि x की वैल्यू रखें y निकलेगा, आप अपन उल्टा सोच रहे हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि y की कुछ वैल्यू में रखते हैं, मान लो y इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 2 रखा और फिर x में क्वाड्रेटिक बन गई। x में जो क्वाड्रेटिक बनी उसके रूट्स कैसे आ गए, रियल। मान लीजिए y इक्वल टू 2 रखा और x की वैल्यू आ गई 1, और हाँ 1 और 3 मान लीजिए 2 वैल्यूज आ गई। क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन करने के लिए इस बात का नहीं मतलब है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए जो मैं बातें अभी बता रहा हूं इसका मतलब है। आपने क्या किया, y इक्वल टू 2 रखा, मान लीजिए आपको, मान लीजिए यहां से पता चलता है कि x इक्वल टू 1 और 3 आता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, अब फिर सीधा सीधा सोचने का ट्राई करो, जब x इक्वल टू 1 रखे होगे तो y की वैल्यू कितनी आई होगी, 3 आई होगी, यही मतलब हुआ ना। x इक्वल टू 1 रखोगे तो y कितना आया होगा, 2 आया होगा। x इक्वल टू 3 रखोगे तो y कितना आया होगा, 2 आया होगा। यही बात हुआ ओवरऑल, ठीक है, यही कहना चाह रहे थे हम। हमने लेकिन यहां से जाने की जगह हमने कहां से जाना शुरू किया, y इक्वल टू 2 से।
हमने क्या सोचा, जब हम y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 और 3 आ रही है, इसका मतलब कि y इक्वल टू 2 शुड बी अ मेंबर ऑफ रेंज। क्यों? क्योंकि वो x इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल था, x इक्वल टू 3 के लिए पॉसिबल था। ठीक है, ये बात समझ में आई कि y अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इस चीज को समझने का ट्राई करो इतने में। ठीक है, क्या कहा जा रहा है अगला, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए y को 3 रखा और पता चला आपको कि x आपका 4 आ रहा था और दूसरा x इक्वल टू 4, हाँ x इक्वल टू 4 और 6, मान लीजिए ये दो वैल्यूज एक्चुअली पॉसिबल हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 3 भी रेंज का मेंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है कि हम अगर y को 3 रखें तो x की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 4 आती है, या फिर x को 4 रखें तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो x की किसी रियल वैल्यू के लिए वो y की वैल्यू पॉसिबल थी, इसलिए उसको क्या होना पड़ेगा, रेंज का मेंबर होना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, इस बात को हम फिर से और भी आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप इसको अगर दिक्कत हुई है तो फिर से आप रिवाइंड करके इसको मैं कहूंगा कि एक बार को इस थियरी को आप समझ लीजिए कि हम डायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और कहेंगे हम कि y की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिससे x हमें मिल जाए। कैसा x मिले? रियल x मिले, यही चाहते हैं हम। यही लाइन आपको याद रखनी है जो अब मैं बोल रहा हूं, क्या कि y की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिससे हमें अपने काम का x मिल जाए। और हमें अपने काम का x क्या है, मतलब काम का x क्या है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो आप बताइए कि इस क्वाड्रेटिक के लिए रियल x है, x रियल होगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक्स को हम सॉल्व करें और रियल x आए मिले। ठीक है, मतलब रियल x हो, रियल रूट्स एग्जिस्ट करें। ऐसा होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके रूट्स आपको कैसे चाहिए, रियल चाहिए। इस बात को समझने में बहुत दिक्कत होती है, आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर दिक्कत रह जाए। इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल होने चाहिए थे। अभी हमने कहा कि हमें ऐसा x चाहिए जो रियल हो, तो अगर ऐसा x चाहिए तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि इसका d कैसा हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो d आप निकाल लो, d आपका कितना आ गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही आ गया ना। क्या आया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व किया, कितना बना, माइनस 3y स्क्वायर, 2y है और यहाँ पे आपका 8y है, तो आपका बन गया 10y और 1 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास बात बन गई 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। ये आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्या है आपके पास, फिर से इनइक्वालिटी को फर्दर लिखा, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। y कहां से कहां तक आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, 1/3 से 3 तक का यहाँ पे y आ जाएगा। अब इसमें एक गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यही y की वैल्यू आप रेंज बोल देते, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपने फिर से वही काम किया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे y माइनस 1 था, हो सकता है ये 0 हो। किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक क्वाड्रेटिक है, ये सब आपने खुद किया। क्वेश्चन तो इस तरीके का दिया गया था, उसने कहा ही नहीं था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आपने किया। तो आपको ये अलग से सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक ना हो, वो केस आपको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब ये जो यहां से आगे की कैलकुलेशन है वो आपका अभी सिर्फ क्या था, केस 1 था। ठीक है, इस केस में आपने क्या किया, आपने ये मान के काम किया कि ये आपकी क्वाड्रेटिक थी और ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में आप क्या डिस्कस करेंगे, केस 2 में आप ये डिस्कस करेंगे जब ये y माइनस 1 आपका 0 हो जाए। तो जब हम ऐसे केस डिस्कस करते हैं तो क्या लिखते हैं, हम सीधा स्टेटमेंट लिख देते हैं। लिखते हैं, देखिए y माइनस 1 इक्वल टू 0 का केस लिया, मतलब y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 आप क्या करोगे, सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन थी, आपने 1 को y इक्वल टू 1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये टर्म 0 हो गई। इसके बाद बचा क्या, 2x। ठीक है, 2x हो गया और प्लस कितना आया, 0। तो 2x इक्वल टू 0। आपको ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट बन रही है, y की ये वैल्यू जो हमें पता चली कि ये केस हमें डिस्कस करना है अलग से, वो y की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। और उसके बाद देखिए कि यहां पे जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या मैथमेटिकली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। मैथमेटिकली पॉसिबल होने का मतलब क्या हुआ
कि जैसे 2x इक्वल टू 0 ये एक पॉसिबल केस है मैथमेटिक। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये बात को आप समझिएगा, ये चीज को आपको याद रखना है, आप लिख भी लीजिएगा कि जब आप केस 2 डिस्कस करते हैं तो केस 2 में आप क्या चीज देखना चाहते हैं कि जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जैसे y को 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो जो एक्सप्रेशन बन रहा है क्या वो मैथमेटिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको पता चला कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल है क्योंकि x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ये कभी ना कभी तो पॉसिबल है ही। ऐसा अगर कभी आ जाए कि 0 इक्वल टू 5 तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये केस कैसा है, ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। तो मैथमेटिकली अगर पॉसिबल है तो जो पॉइंट ये y का था उसको आप इंक्लूड कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिएगा। अगर ये मैथमेटिकली पॉसिबल केस था तो जो पॉइंट y का यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे वो y वाला पॉइंट आप फाइनली रिजल्ट में इंक्लूड कर लीजिए। तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे 1/3 से 3 हमने लिखा था, लेकिन ये हमने कब लिखा रहा होगा, हमने ये मान के लिखा रहा होगा कि ये 1 जो है हमें मतलब y की वैल्यू 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन हमने क्वाड्रेटिक मान के की है। तो ऑफ कोर्स हमारा केस 1 जो है, केस 1 में एक कंडीशन ये भी है जो हमने यहाँ पे लिखी नहीं थी, क्या कि y इज नॉट इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 वाला केस हम यहां से हटा दें, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक के लिए हमने डिस्कस किया ना, तो y इक्वल टू 1 वाला केस हमें वहां से हटाना पड़ेगा। फिर y इक्वल टू 1 वाला केस हमने अलग से डिस्कस किया। अलग से जब डिस्कस किया तो आपको पता चला एक मैथमेटिकल पॉसिबल सिचुएशन दे रहा है। तो मैथमेटिकली अगर पॉसिबल है तो 1 आप वापस से इंक्लूड कर लीजिए और फाइनली आपको क्या करना है, फाइनल आंसर आपके पास 1/3 से 3 आ जाएगा। यहां से 1 एक्सक्लूड हुआ था, यहां से 1 इंक्लूड हो गया, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1/3 से 3। ठीक है, तो आपको अगर इस पार्ट को समझने में दिक्कत हुई है तो एक बार को रिवाइंड करके वापस से मैं कहूंगा इसकी थियरी को आप समझ लीजिएगा। ऑल्दो मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना था, आपने x में एक क्वाड्रेटिक बना ली, ठीक है। x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपने करना है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ y की ऐसी वैल्यूज के बारे में मुझे पता चल जाए जिनसे x अपने काम का आ जाए। यही वर्ड्स याद रखोगे तो तुम्हारा आगे के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। x हमारा काम का आ जाए, तो x हमारा काम का आ जाए, यहाँ पे x को क्या कहा गया है, x बिलोंग्स टू रियल। तो इसका मतलब कि हम ऐसा x चाहते हैं, हम ऐसा y चाहते हैं जिससे x कैसा हो जाए, रियल हो जाए। तो इसका मतलब d कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और केस 1 में हमने डिस्कस कर लिया जब लीडिंग कोफिशिएंट हमारा नॉन जीरो है, मतलब कि हम एक क्वाड्रेटिक की सिचुएशन डिस्कस कर लिए, ठीक है। फिर केस 2 में हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम अलग से उस पॉइंट को डिस्कस करें जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक होने में दिक्कत होगी, तो y इक्वल टू 1 था, उसने एक मैथमेटिकली करेक्ट सिचुएशन दी, मैथमेटिकली पॉसिबल सिचुएशन दी, तो हम उस पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आगे हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं इसी पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड। तो फिर से आपके पास ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल उसी मेथड से इसको वीडियो पॉज करके और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप समझ पाए हैं सही से स्टेप्स को तो आप उसको आसानी सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन पार्ट डिस्कस कर लेता हूं। क्या आएगा, आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, x स्क्वायर y माइनस 1 x y माइनस 1 प्लस 1 और सॉरी प्लस y, यही बन जाएगा आपका। x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर y माइनस 1 x y और माइनस x और यहां से 1 सॉरी y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी वो क्वाड्रेटिक में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो आप इसमें केसेस डिस्कस करते हो। पहला केस आप क्या लेते हो, केस 1 आप लेते हो कि जब y मेरा 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। y 1 के बराबर नहीं है, केस क्यों लिया, क्योंकि हमें ये देखना था कि कब ऐसा केस आएगा जबकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। तो 0 कहां पे आएगा, y इक्वल टू 1 पे। उसके अलावा बात कर रहे हैं हम, ये क्वाड्रेटिक कब होगी, जबकि हमारे पास y 1 के बराबर नहीं है। तो जब y 1 के बराबर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम चाहते थे कि ऐसा y मिल जाए जिससे कि x हमारे काम का हो, ठीक है। तो x हमारा काम का क्या है, रियल नंबर्स। तो आप क्या चाहोगे y को, कि मतलब ये इस इक्वेशन के लिए आप क्या चाहोगे कि y की ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसके लिए क्वाड्रेटिक जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा बन जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रख लो, क्या बनेगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1, ठीक है। यहां से y माइनस 1 और एक हमने और लिख दिया 1 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। अब क्या करें आगे, आगे आप इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2y, बल्कि एक बार को इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस 1 हमने कॉमन ही निकाल लिया इन दोनों से, तो बचा क्या, y माइनस 1 बचा और बचा माइनस 4
-4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास आया क्या, यहाँ से आया -3y -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे y -1, तो y -1 और इंटू 3y + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज क्या पॉसिबल हुई, y की वैल्यूज पॉसिबल हुई -5/3 से 1। लेकिन अब आपको याद आया कि y को 1 तो लेना ही नहीं था, y को जब 1 नहीं लेना था तो इस पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर दें, 1 को वैसे हटाना ही पड़ता, ठीक है, -1 लिख करके तो हमने सीधा ही हटा दिया, 1 को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करना है, जबकि केस टू आपका क्या था, केस 2 आपको डिस्कस करना है जब y की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा। तो y की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, y की वैल्यू 1 हमने रख दी इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो आपने जब y को 1 रखा तो आप देखो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहां आ गया 2 और यहां आ गया 0, 2 = 0। क्या ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो 2 = 0 अगर मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि y = 1 हमारा फाइनल आंसर में भी नहीं आना चाहिए, हमारा करेक्ट आंसर -5/3 से 1 यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इसको भी अपन सॉल्व करते हैं, मेथड वही रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, भाई ये बात छूट गई थी, ठीक है। रेंज आप लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, सबसे पहले क्या आया, 2x² y + 3xy + 6y = x + 2। मजे मजे में पढ़ोगे तो आराम से ये चीजें आएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो बात फिर क्लियर नहीं होती है, अपन उलझ के रह जाते हैं कि करना क्या था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनानी है, क्वाड्रेटिक बना लीजिए। क्या बनेगा, 2x² y + x के साथ क्या आएगा 3y - 1 और कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी 6y - 2 = 0, यही हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक के लिए आपको क्या आता है, आप कहते हो कि यहां से मुझे ऐसा y मिल जाए जो कि x को x ऐसा दे दे जिससे कि अपना काम चल जाए। तो अपना काम कैसे चलेगा, जब x बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक का d कैसा हो, इस क्वाड्रेटिक का d हमारे पास पॉजिटिव हो, मतलब d हमारा कैसा हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टाइप का हो जाए। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कंडीशन अपन चेक करते हैं, क्या आएगा। अच्छा, ये भी केस 1 है हमारा अभी तो, और साथ में अपन एक कंडीशन ये भी लगाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक होगा, तभी हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक होगा मतलब x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा, मतलब 2y नॉन जीरो होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, x² के साथ लिख लेता हूं ऐसे 2y, ठीक है। तो 2y हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। 2y नॉन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि y ≠ 0। ये बात ठीक थी। क्वाड्रेटिक कब होगा, जबकि y नॉन जीरो है। और हमें क्या हो सके डिस्कस करना है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कर लो, क्या होगा, इसका होल स्क्वायर किया 9y² - 6y + 1, ये d में b² हो गया -4 टाइम्स, ठीक है। बल्कि आसान था, हमारे पास इन दोनों में कुछ कॉमन था, अपन उसी को यूज करते हैं। 3y - 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स, यहां से 2y उठाया, यहां से हमारे पास क्या है 6y - 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या बना कि भाई अगर 3y - 1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक 3y - 1 बचा रहेगा, और क्या बचा रहेगा, यहां पे 2 बचेगा। 3y - 1 बाहर निकालो तो यहां 2 बचेगा ना इस ब्रैकेट में, 2 × 2 हमारे पास कितना हो गया 4, और 4 के अलावा 4 टाइम्स मतलब 16। तो यहां पे एक और टर्म आ गई हमारी -16y, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत, 3y - 1 हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचा 3y - 1 -4 × 2 8 × 2 16y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बना हमारे पास 3y - 1, और इसको भी मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस जब मैंने कॉमन निकाला तो बचा 13y + 1, ऐसा ही दिख रहा है मुझे, -13y - ठीक है। और जब माइनस निकाला मैंने, माइनस को रिमूव किया तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हो। रिजल्ट आपका क्या बनेगा, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, आपके पास एक आ जाएगा -1/13 और इधर आ जाएगा 1/3। तो ये y की पॉसिबल वैल्यूज हो गई, ठीक है। लेकिन अब फिर से वही ध्यान रखो, y = 0 यहां नहीं था, इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करनी। y = 0 यहां पे नहीं था, इसको देखना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप 0 को यहां से रिमूव कर दो, ठीक है, 0 रिमूव हो गया। अब बात कर लेते हैं हम केस 2 की। इधर ही इतना पार्ट सफिशिएंट है केस 2 के लिए। केस 2 के लिए आप क्या देखोगे, केस 2 में आप डिस्कस करोगे y = 0 को। तो y = 0 जब होगा तो क्या होगा, y = 0 रखा तो ये टर्म
जीरो हो गई, बचा क्या हमारे पास, x के साथ बचा -1 और प्लस क्या आया, जब y को 0 रखा तो -2 आ गया, तो -2 इक्वल टू 0, तो -x -2 इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू कितना, -2। मैथमेटिकली पॉसिबल है या नहीं, मैथमेटिकली पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया, 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये सब मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन x 2 के बराबर, -2 के बराबर, ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल है ना, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल स्टेटमेंट है। इम्पॉसिबल का मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0, आपको कह दिया गया कि 0 इक्वल टू 5, 0 इक्वल टू -7, इस तरीके की चीज दे दी गई, 2 इक्वल टू 3, तो ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 यहां से हमने हटाया था, 0 यहां से हमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर कहें फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी -1/13 से 1/3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला भी पार्ट, थर्ड पार्ट जो था इसका, थर्ड टाइप, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और सिमिलरली क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें एक ऑब्जर्व कीजिएगा आप कि हमने जितने भी केसेस लिए हैं x बिलोंग्स टू r के लिए लिए हैं। जब x r की जगह रिस्ट्रिक्टेड होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस पार्ट को समझने के लिए। इस चैप्टर में ही आप समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा और डिले करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हमने ये वाला टॉपिक अपना रेंज से रिलेटेड जो है वो एंड किया है, ठीक है। आगे अपन डिस्कस कर लेते हैं एक आध और क्वेश्चन जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इसमें आसानी से थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पाएंगे तो बहुत आसानी से आंसर बता देंगे। मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस होल एक्सप्रेशन, जहां बता दिया गया a इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 है, a1 a2 an के बारे में नहीं बोला गया है, सिर्फ a ग्रेटर देन 0 है। दिखने में बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो सकता है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आप देखो इसमें, इस क्वेश्चन में सोल्यूशन कैसे होगा। आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। आपका न्यूमरेटर कैसा है, कांस्टेंट है ना, बदल तो कौन रहा है, x रहा है, तो न्यूमरेटर तो आपका कांस्टेंट है। तो डिनोमिनेटर को अगर भाई मुझे चाहिए पूरी वैल्यू मैक्सिमम, पॉजिटिव ऊपर भी है पॉजिटिव नीचे भी है मुझे पता है, तो मुझे ओवरऑल वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या चाहूंगा, ऊपर जो कांस्टेंट लिखा है वो तो फिक्स हो गया, तो डिनोमिनेटर को मैं कम से कम कर दूं। डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ही वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी रेशियो, है ना, उतना ही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट इस वैल्यू को ग्रेटेस्ट करना नहीं है, अपना टारगेट है डिनोमिनेटर को लीस्ट करना। बात समझ में आ रही है। डिनोमिनेटर जब सबसे छोटा होगा तो न्यूमरेटर तो फिक्स ही है ना, डिनोमिनेटर अगर छोटा होता गया तो वैल्यू बढ़ती गई। तो हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, आपका टारगेट बस ये है कि डिनोमिनेटर को आप मिनिमम कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर आपका लिखा हुआ है, अगर मैं सबको क्लब कर दूं तो n टाइम्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू a1 प्लस a2 अप टू इसी तरीके से an, और प्लस साथ में कांस्टेंट टर्म लगी हुई है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर। यही लिखा हुआ है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर। अब ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक अपनी मिनिमम वैल्यू कब लेगा। आपको ये तो पता है ना कि भाई n नेगेटिव थोड़ी ना होगा, n तो पॉजिटिव ही होगा। कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स नेगेटिव थोड़ी ना होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक की बात करूं तो एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कहां होती है, कौन से एक्स पे होती है, अपने वर्टेक्स पे। तो वर्टेक्स क्या है इसका, -b/2a, और -b/2a इस पर्टिकुलर केस में कहें तो क्या आता है, वो आ जाएगा आपका माइनस और -2 टाइम्स a1 प्लस a2 अप टू an, डिवीजन में आपके पास क्या है 2 टाइम्स ऑफ n। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास x आ गया a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाई n। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना था कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, आपको बस ये सोचना था कि ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कहां लाई करेगा, क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर फिक्स है। जब न्यूमरेटर फिक्स है तो हमें वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए किसकी टेंशन लेनी है, सिर्फ डिनोमिनेटर की। तो हमने डिनोमिनेटर के बारे में सोचा, इस वैल्यू पे वो मिनिमम आया, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये हम आज के दिन का आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में अलग से कहें तो कुछ खास नहीं,
आपको पहले से पता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, आपको x बिलोंग्स टू r और फाइंड रेंज ये कहा गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन को एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन इसके अलावा आपके पास एक और मेथड है जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा आसान सा दिख सकता है, ठीक है। तो मैं उस मेथड को बेसिकली डिस्कस करूंगा। आप ट्राई करो एक बार को कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करो, और दूसरा मेथड भी खुद से सोचने का ट्राई करो कि और क्या यहां पे यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमेशा के लिए नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से, तो आपको कुछ चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके दोनों ही चीजों को करिए, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा अदर मेथड क्या हो सकता है, ठीक है। सोल्यूशन में अदर पार्ट का डिस्कस कर रहा हूं, अदर मेथड डिस्कस कर रहा हूं, क्या होगा वहां पे आप देखो। अगर इसमें क्या खास बात थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और ऊपर देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17। आप चाहो तो इसको सीधा डिवाइड कर सकते थे ना, जब आप सीधा डिवाइड करते तो 2 आ जाता क्वोशिएंट प्लस 9 बचता रिमाइंडर, और यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यही चीज लिखी हुई है नीचे। तो आप इतना सब कुछ करने की जगह कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करें, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे कि भाई अगर मुझे इसकी रेंज पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, बस 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें आप ज्यादातर यूज करेंगे कब, आप 12th में यूज करेंगे जब आप फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। आप सबसे पहले क्या सोचो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इसका, इस पूरे टर्म का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। सबसे कठिन चीज आपको क्या लगती है कि जहां से शुरू किया जाए तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिक ब्लॉक आपका यही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, है ना। तो आप सोचो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 की आपको रेंज पता चल जाए तो क्या बेनिफिट होगा। चलो रेंज लिख लेते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 हमारा कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 के लिए अगर आप देखो तो देखो कहां से कहां तक आएगा, आप निकाल सकते हो क्या। मैं इसको ले लेता हूं t, ठीक है। तो t मेरा कहां से कहां तक वेरी करेगा, -d/4a से इंफिनिटी तक, ठीक है। -d/4a से लेकर के इंफिनिटी तक वेरी करेगा, ये ऐसा कुछ है ना। तो आप देखो -d/4a की वैल्यू कितनी आएगी, -d इज इक्वल टू कितना 1 - 4 × 4 मतलब 16 डिवीजन में 4 और इंफिनिटी, मतलब ये गया हमारा 15/4 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 मेरा कहां से कहां तक जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ये जाएगा आपका 15/4 से इंफिनिटी, है ना। अब आप क्या करो, अब आप इसका आपको क्या करना है, यहां तक पहुंचना है ये पूरे तक। तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल चाहिए मुझे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। अब आप सोचो 1/x² प्लस एक्स प्लस 4, है ना, ये है। जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, इधर भी दोनों का रेसिप्रोकल होगा और इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। इसको आप समझ सकते हो क्या कि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई ये 15/4 से हमेशा कैसा था, बड़ा था। तो जब इसका उल्टा कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा 4/15, और यहां पे भी इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा 0। 1/∞ मतलब क्या 0, ठीक है। एक और केस हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में, इस तरीके की इनइक्वालिटी के बारे में। लेकिन अभी के लिए तो हम ये देख लेते हैं पहले इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1/x² प्लस एक्स प्लस 4 ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां 0 और यहां पे 4/15, इसके बीच में लाई कर रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने कहा 0 से कुछ बड़ा रहेगा, इसीलिए मैंने यहां इक्वल टू 0 नहीं लगाया। मैंने बोला कि 1/x² प्लस एक्स प्लस 4 मेरा 0 से 4/15 के बीच रहने वाला है। तो जब आप इनइक्वालिटी मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन फिलहाल चेंज कर रहे हैं, कब नहीं करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना था, 9 चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9/x² प्लस एक्स प्लस 4 ये 0 से बड़ा, 9 से मल्टीप्लीकेशन इधर भी कर दो इधर भी कर दो, 36/15 यही हो जाएगा 36/15, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 36/15 और 0 के बीच में है, ये ठीक था। अब आगे क्या करें, अब आगे आपको ये करना है, इसमें 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड कर लीजिए। 2 प्लस, अब आप जब 2 ऐड करोगे बीच में तो दोनों साइड भी ऐड करना पड़ेगा। यहां पे भी x² प्लस एक्स प्लस 4, इधर क्या आ गया आपका 2 प्लस 0, यहां पे आ गया 2 प्लस 36/15, ठीक है। यही चीज आपको चाहिए थी, और ये चीज कहां से कहां के बीच लाई कर रही है, इधर 2 दिख रहा है मुझे और इधर दिख रहा है मुझे 4.4, है ना। तो मतलब 22/5 ऐसा कुछ दिख रहा है,
ठीक है, तो रेंज कितनी हो गई, रेंज आपके पास y की वैल्यूज कहें तो कहां से कहां तक गई, 2 से लेकर के 22/5 तक। आप चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते थे, मैंने बस एक और अप्रोच दिया है इस तरीके का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले x² + x+4 के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अपन क्या किए, उसका रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल करने के बाद हमें दिखा 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर दिया, फिर हमने क्या किया, 2 ऐड करना था, वो भी दोनों साइड ऐड कर दिया। ठीक है, तो स्टेप वाइज प्रोसेस किया इस पूरे एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए। अभी हमने क्या किया था, हमने यहां पे 1/x² + x+4 इसको हमने 0 से 4/15 सीधा हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यही काम है इस लेक्चर का, अगर कहें हम इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक बार को ये सोच करके नेक्स्ट लेक्चर में अपीयर होना है कि ये हमारा जो रेसिप्रोकल को हमने डायरेक्टली ऐसे जैसे हमने रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी साइन मैंने जस्ट चेंज कर दी, यहाँ पे था इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे था इसको उल्टा कर दिया। कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, कब नहीं होगा, इसके बारे में आपको सोच करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।